स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है आओ मिलकर पढ़ें। आज से हम आपके लिए उत्तराखंड की सीरीज लेकर आ रहे हैं। उत्तराखंड की सीरीज उन सभी हमारे साथियों के लिए लाभदायी होगी जो उत्तराखंड के विभिन्न एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं। पहले भाग में हम उत्तराखंड का इतिहास लेकर आ रहे हैं। यहाँ हम आपको विस्तार से इसका अध्ययन कराएंगे, एक पूरी कहानी सी बताएंगे जो आपके दिमाग में हमेशा रहेगी। बस आप सभी को यही करना है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना है और हो सके तो लाइक और शेयर भी करना है। उत्तराखंड के ऐतिहासिक काल को भी अध्ययन की दृष्टि से हम तीन भागों में बांट सकते हैं। एक भाग प्राचीन इतिहास, दूसरा भाग मध्यकालीन इतिहास, जबकि तीसरा भाग आधुनिक इतिहास। प्राचीन भाग की बात करें तो उसमें हम अध्ययन करेंगे कुलिंद वंश के बारे में तथा साथ ही साथ कर्तिपुर वंश के बारे में। और आधुनिक इतिहास की बात करें तो हम गोरखाओं से आगे का जो शासनकाल था, अंग्रेज़ों का शासनकाल था, उसे हम आधुनिक इतिहास में पढ़ेंगे। जबकि अभी हम मध्यकाल का इतिहास आरंभ कर रहे हैं जिसमें दो वंशों को हमने रखा है, एक कत्यूरी वंश, दूसरा चंद्रवंश। कुमाऊं के चंद्रवंश का अध्ययन हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। कुमाऊं के चंद्रवंश की बात करें तो इसका संस्थापक सोमचंद्र को माना गया है, लेकिन कई किताबों में हम देखते हैं कि थोहरचंद्र को भी शासक माना गया है। परीक्षावाणी किताब में भी थोहरचंद्र को शासक माना गया है। इसका ये कारण हो सकता है कि उसने अपने को पूर्ण रूप से स्वतंत्र घोषित किया हो, क्योंकि सोमचंद्र से लेके 23वें राजा थोहरचंद्र तक हम देखते हैं तो ये सब लोग नेपाली राजा जो टोडी राजा हुए थे उन्हें टैक्स दिया करते थे। सोमचंद्र को बद्रीदत्त पांडे और एटकिंसन भी राजा मानते हैं, जबकि थोहरचंद्र को फ्रेजर जैसे इतिहासकारों ने राजा माना है। अब बात करते हैं सोमचंद्र कहाँ से आया। इसे लेकर भी इतिहासकारों में विवाद है। कुछ लोग मानते हैं कि झूसी प्रयाग से 700 ईस्वी में वो चंपावत आया, जबकि कई लेखकों का मानना है कि वो कन्नौज से आया जो 1018 ईस्वी के आसपास आया था। सोमचंद्र ने राजबुंगा को अपना किला बनाया तथा अपनी राजधानी बनाई चंपावत। दूनाकोट उस वक्त खस राजा हुआ करते थे। दूनाकोट में जो रावत जाति हुआ करती थी उसे सोमचंद्र ने हराया था और तब जाके उसका चंपावत में आवागमन हुआ था। अब बात करें सोमचंद्र ने अपनी शासन व्यवस्था को कैसे संभाला, तो उसने जाति आधारित व्यवस्था को जन्म दिया जिसे हम आल कहते हैं। सोमचंद्र ने अपना जो किला था राजबुंगा किला, उसके चारों ओर चार छोटे छोटे और किले बना दिए, जिसमें एक किले में बोरा जाति, दूसरे किले में कार्की जाति, तीसरे किले में तड़ागी जाति और चौथे किले में चौधरी जाति को आधिपत्य दे दिया, या यूं कहें कि उनके अधीन उन किलों को रखा। इसी चार किलों को बांटना या चार किलों का निर्माण करना या इन चार जातियों का जो समूह था उसे चारान या चार बुड़ा कहा जाता था। तड़ागी जाति में जो सबसे बहादुर सेनापति था वो था कालू तड़ागी। ब्राह्मणों में जोशी को दीवान पद दे दिया, जबकि सेमल्टी को अपना राजगुरु बना लिया गया। इसी तरह चार जाति के ब्राह्मणों का एक दल बनाया जिसे चौथानी ब्राह्मण कहते हैं, जिसमें देवरिया, सेमल्टिया, पांडे और तिवाड़ी लोग आते हैं। जब सोमचंद्र ने चंपावत पर अधिकार किया तो वहां 5 जातियां बहुत ज्यादा प्रभाव में थी। वो थी मेहरा, फर्तियाल, देव, डेक और करायत। इनको 5 ठोक दे दिए गए। ये सब कंट्रोल करने का एक तरीका है ताकि कोई भी विद्रोह ना करे। इस तरह से पंचायती राज व्यवस्था का जनक भी हम सोमचंद्र को ही मानते हैं। पंचायती राज व्यवस्था को जन्म देने वाला भी सोमचंद्र ही था। उसने पंचायत का जो मुखिया होता था उसे श्याना या श्याणा कहा। पंचायत का जो प्रमुख होता था जिसे सयाणा कहते थे, उसका कार्य था कर वसूलना यानी राजस्व वसूलना। लेकिन चंपावत में उस वक्त जो 5 जातियां प्रभुत्व में थी या बाहुबली के तौर पर थी, उन्होंने कर देने से मना कर दिया और इन सयाणों का सिर काटकर दफना दिया। वो जहां सिर दफनाया वो जगह कहलाई बुढ़चोरा।
सोमचंद्र ने इन्हें नियंत्रित करने के लिए मेहरा फर्त्याल को कुछ महत्वपूर्ण पद दिए। बाद में हालांकि ये फिर विद्रोह कर देते हैं। सोमचंद्र कोई स्वतंत्र शासक नहीं था, ये एक सामंत था। सामंत को उत्तराखंड की भाषा में मांडलिक भी कहते हैं। सोमचंद्र नेपाली राजा डोटी को राजस्व या यूं कहें टैक्स देता था। बात करें सोमचंद्र के बाद, तो सोमचंद्र के बाद कोई भी शासक इतना प्रभावशाली नहीं रहा कि जिसने अपना एक अलग प्रभुत्व बनाया हो। इसके बाद जो शासक था वो आत्मचंद्र था, फिर पूर्णचंद्र। इनका कोई विशेष उल्लेख नहीं है, हम इनके बारे में नहीं बात करेंगे। इसके बाद जो शासक आया इंद्रचंद, जिसका कार्यकाल 758 ईस्वी से 783 ईस्वी तक रहा। इसके द्वारा चंपावत में रेशम कारखाने की स्थापना की गई। इंद्रचंद्र जो ये रेशम के कीड़े थे वो नेपाल से लाया था। सांग जोंगपोंग नाम के एक चीनी अधिकारी से मिला था, उसने उसे ये कीड़े दिए थे। अब समस्या ये हुई कि जब ये कीड़े चंपावत लाए गए तो इन्होंने रेशम देना बंद कर दिया। तो जिसके चलते उस वक्त एक मिथ्या चली, या यूं कहें एक प्रचार हुआ कि यदि झूठ बोला जाए तो रेशम के कीड़े रेशम देते हैं, जिसके लिए झूठ बोलने की प्रथा आरंभ की गई, जिसे पटरंग वाली कहा जाता है। इसके बाद अन्य शासक हुए, उनका कोई महत्व नहीं है। अब सीधे आ जाते हैं एक अन्य शासक वीणाचंद्र पर। वीणाचंद्र का कार्यकाल 856 से 889 ईस्वी तक रहा। ये बहुत ज़्यादा भोगविलासी था, जिसके चलते खसों ने यहाँ आक्रमण कर दिया। अब चंपावत में खसों का अधिकार हो गया, जो लगभग 200 वर्षों तक चला। अब हम बात करेंगे सीधे 1000 ईस्वी के आसपास। 1065 में वीरचंद्र, जो एक चंद्रवंश का शासक था, जो उस वक्त नेपाल भाग गया था, वो वापस आता है। ये सोन खड़ायत को अपना सेनापति बनाता है और खसों को हरा देता है, जिसके चलते वीरचंद्र ने पुनः चंद्रवंश की स्थापना की थी। इसके बाद अगले जो राजा हुए उनका नाम है नामकी चंद्र। नामकी चंद्र का कार्यकाल 1175 से 1195 तक रहा। इसके समय अशोकचंद्र ने कुमाऊं पर आक्रमण किया था। अब बात करते हैं 25वां राजा त्रिलोकचंद गद्दी पर बैठा, जिसका कार्यकाल 1296 से लेकर 1303 तक है। इसने साम्राज्य विस्तार का प्रयास किया, नैनीताल की ओर अपना साम्राज्य बढ़ा लिया। इस शासक के बारे में भी ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके बाद अगला जो शासक आया वो था अभयचंद्र। अभयचंद्र के समय मोहम्मद तुगलक ने उत्तराखंड में आक्रमण किया था, या कुमाऊं में आक्रमण किया था। अब बात करते हैं 29वें राजा ज्ञानचंद्र की। उनतीसवें राजा की बात करें तो ज्ञानचंद्र गद्दी पर बैठा, जिसे हम गरुड़ ज्ञानचंद्र भी कहते हैं। 1374 से 1416 तक इसका शासनकाल रहा। सेनापति इसका जो था वो था नीलू कठायत, जो बहुत बहादुर था। उसी वक्त रोहिल्लों ने आक्रमण कर दिया कुमाऊं पर, जिसके चलते ज्ञानचंद्र की शक्ति कमजोर हो गई।
वो सहायता मांगने के लिए दिल्ली गया। दिल्ली में जो उस वक्त शासन था वो फिरोज शाह तुगलक का था। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में जब ये गया तो इसने अपनी तलवार से गरुड़ को मार गिराया, जिसके चलते इसे फिरोज शाह तुगलक ने गरुड़ की उपाधि दी। बात करें ज्ञानचंद्र के राज चिन्ह की तो इसका राज चिन्ह गरुड़ ही था। नीलू कठायत को कुमैया खिलमत की उपाधि दी गई और रौत भूमि भी दी गई। रौत भूमि जो होती है दोस्तों, जो असाधारण प्रतिभा के लिए दी जाती है। इसमें 3 गांव जो उपजाऊ भूमि होती है उसे दे दिया जाता है। गरुड़ ज्ञानचंद्र के बाद बात करें तो दोस्तों हरिचंद्र गद्दी पर बैठा, लेकिन हरिचंद्र द्वारा कोई विशेष कार्य नहीं किए गए, इसलिए वो अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। उसके बाद अध्ययन करते हैं उद्यान चंद्र का। उद्यान चंद्र जिसने बालेश्वर का मंदिर बनाया था, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब इसके पीछे की कहानी जानिए तो आपको ये याद रहेगा। कहते हैं नीलू कठायत जो सेनापति हुआ करता था ज्ञानचंद्र का, बहादुर था, उसने बाद में विद्रोह कर दिया। विद्रोह के आरोप में उसके दोनों बेटों की आंखें फोड़ दी गई। इसमें उद्यान चंद्र भी शामिल था। उसे बड़ा अजीब सा हुआ, बाद में दुखी हुआ। पश्चाताप के चलते उसने धार्मिक कार्य करने शुरू कर दिए। इसलिए ही चंपावत में बालेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। यहाँ पर यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि एटकिंसन के अनुसार रूपचंद्र ने बालेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, जबकि नवीनीकरण उद्योत चंद्र ने कराया। अब बात करते हैं अगले शासक। अगला शासक